नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल मोर्चे पर तैनात सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली और जवान अब तक इसका जश्न मना रहे हैं, खुशी में हैं। बस्तर के नारायणपुर और दंतेवाड़ा की सीमा पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ था। इस मुठभेड़ के बाद 31 नक्सलियों के शव बरामद हुए। इस मुठभेड़ में एक महिला कमांडर भी ढेर हुई। नाम मीना नेताम, उम्र 44 साल, पद DVCM, गांव मोहंदी, जिला नारायणपुर और घोषित इनाम 8 लाख रुपए। जिस सो कॉल्ड न्याय के लिए नक्सली लोगों का खून बहाते हैं, खुद उनके घर वाले ही उनके खिलाफ हैं। हाईकोर्ट इनामी नक्सली मीना नेताम के परिवार ने उसका शव लेने से भी इनकार कर दिया। लेकिन बेहद अहम यह है कि उसके भाई ने जो बातें कही हैं, जिसने कहा कि मीना ने परिवार को मुड़कर नहीं देखा, समाज के लिए कुछ नहीं किया। मीना के भाई का मैसेज सिर्फ मीना के लिए नहीं है, तमाम नक्सलियों के लिए है। उन्हें समाज स्वीकार नहीं करता, परिवार की भी स्वीकार नहीं करता। और फिर जब ये स्थिति है, जब ये परिस्थिति है, तो वे किसके लिए, किसके नाम पर बंदूक उठाते हैं? कई बड़े सवाल हैं, उन सवालों को टटोलेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा और चर्चा करेंगे कि कहां पर कैसी स्थिति है। लेकिन उससे पहले मीना नेताम के भाई ने क्या कुछ कहा और क्या स्थिति है, उससे आपको रूबरू कराते हैं। मीना जो हैं, मीना नेताम जी आपके घर से हैं। कब से नक्सली संगठन से जुड़ी हुई थी? कितने कहाँ पढ़ती थी, कैसे गई, थोड़ा सा बताइए। जी, गांव मोहंदी था गांव घर। वहाँ से उसको एडमिशन के लिए कोहकमेटा आश्रम में भर्ती कर दिया गया था। वहाँ से 8वीं पढ़ते समय 8वीं पास भी नहीं की थी और वो नक्सली संगठन में शामिल होकर चली गई। ये जानकारी हमको वहीं के सर लोग बताए। जब से वो नक्सली संगठन में जुड़ी हुई थी, उसके बाद आप लोगों ने कभी उन्हें बोला नहीं कि आप वो संगठन में जुड़ी, आप वापस आ जाइए, या क्या? उनसे मुलाकात नहीं हुआ। कुछ ही दिनों में फिर हम लोग बाद में गांव छोड़ दिए। गांव क्यों छोड़ दिया आपको? अच्छा नहीं लगा, बहन चले गई। तो मेरे को ये बताइए कि आप लोगों को कैसे जानकारी मिली कि मीना उस मुठभेड़ में मारी गई है? कहाँ से आप लोगों को पता चला? पुलिस डिपार्ट के ही कोहकमेटा अभी ड्यूटी में है। अभी भी कोहकमेटा अभी थाना बन चुका है। तो वहीं के वो सर फ़ोन करके बताए। और नारायणपुर के एक पुलिस भी आए थे घर में। जैसे भैया भी उनका टीचर हैं और उनका ड्यूटी है नारायणपुर घर में है, घर है। तो वहाँ उनको बताने आए वो पुलिस वाले बताने आए। फिर थानेदार कोहकमेटा वाले थानेदार सर फिर बार बार फ़ोन करके बोले, आपका बहन का जो शव मुठभेड़ ख़त्म हो गई, वो शव दंतेवाड़ा में है, उसको लेने जाओ बोल के बार बार बोलने पर हम लोग आ गए। हम लोग को जानकारी नहीं था। आप लोग मतलब आपके यहाँ से आपकी बहन नक्सली संगठन में लंबे समय से जुड़ी थी। नक्सली लगातार लोकतंत्र के हिस्से में नहीं आते हैं, ऐसा माना जाता है उनकी कार्रवाई को। आपको क्या लगता है कि इसीलिए आप लोग मीना के शव को नहीं लेके जा रहे हैं? क्या कारण है, मतलब आप घर क्यों नहीं ले जा रहे हैं उसके शव को? सर, अब नक्सली तो घर परिवार से भी नहीं जुड़ता है, न समाज से नहीं जुड़ता है, न शासन की स्तर से देखा जाए तो उधर भी नहीं मेल नहीं खाता, ना जुड़ता भी नहीं है। इसी हिसाब से हम लोग सोचे अब तो हमसे बिछुड़ गए, तो हमेशा बिछुड़ गए। एक तो नहीं के सामान ही बिछुड़ गई, यही छोड़ के हम लोग उसका कोई याद भी नहीं किया उसके, तो हम तो चेहरा ही भूल गए थे। बहुत लंबे समय होने के भी हो गया है। देखिए, मीना तेलाम के भाई थे। 20 साल से मीना नक्सली संगठन से जुड़ी हुई थी। राम प्रसाद का कहना है कि मीना जब से नक्सली संगठन में जुड़ी, उसके बाद उसने पलट के ना तो घर को देखा, आज वो ना तो समाज के साथ जुड़ी है, इसलिए उसके शव को हम घर नहीं ले जाएंगे। जिसके बाद अब जिला पुलिस द्वारा मीना के शव को दंतेवाड़ा के ही शमशान घाट में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दंतेवाड़ा के ग्राउंड जीरो से पंकज सिंह भदौरिया, एनडीटीवी। तो सुना आपने मीना नेताम के भाई ने क्या कुछ कहा। अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या इस घटना के बाद या जो एक्शन लिए जा रहे हैं उसके बाद, या सरकार जो योजनाएं चला रही हैं, बड़े स्तर पर एक तब्दीली नजर आई है,
क्या इसका असर पड़ेगा? चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे आपका परिचय कराते हैं। रविंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ, रिटायर्ड एडिशनल एसपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गिरीश कांत पांडे जी हैं, नक्सल मामलों के जानकार। एलन राव साहब, रिटायर्ड डीसीपी। और पंकज भदौरिया हमारे सहयोगी। इसके साथ साथ मनीष गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले रविंद्र उपाध्याय जी, एक सवाल हम समझना चाहते हैं। पिछले दिनों जो एक्शन हुए हैं या सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, या मीना नेताम के भाई के स्टेटमेंट को ही ले लीजिए, जो अभी का माहौल है, क्या इससे लगता है कि फर्क पड़ेगा, और पड़ेगा तो कितना पड़ेगा? हमारी उम्मीदों से बेहतर या उससे कम? क्या नक्सली सबक लेते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, ये आपका अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न पे चर्चा और चिंतन मंथन दोनों होना चाहिए। ये जो मीना नेताम के भाई का स्टेटमेंट आया है, उससे ये तो साबित होता है कि हमारे बस्तर के जो आदिवासी हैं वो निश्चित रूप से मन से बड़े साफ होते हैं और निर्मल होते हैं। आज जब ये बात उन्होंने पैदा की कि हमने जो हमारी बहन नक्सली संगठन में चली गई थी, मतलब इस बात को भी मानते हैं कि नक्सली संगठन जो है वो कहीं ना कहीं से उनको हानि पहुंचाता है, उनका समाज में अपमान करता है और समाज से उनको दूर करता है। तो ये बात जो इनने पैदा की है कि जो हमको समाज से अपमान मिला, क्योंकि इनको अपना गांव छोड़ना पड़ा, गांव छोड़ने के बाद वो दूसरी जगह गए। कहीं पे भी जब वो जैसा उन्होंने बताया कि वो टीचर है और उनके एक भाई भी टीचर है, तो निश्चित रूप से जब ये मुख्य धारा में रहते होंगे तो बाकी लोग इनको किस नजर से देखते होंगे। तो अंदर से जो मन से घृणा पैदा हुई, नफरत पैदा हुई, उसका ये परिणाम है कि ये दूरी बनी। आज जो शव लेने नहीं जा रहे हैं उसके पीछे यही बात है कि उनके मन में एक जो है मुख्य धारा में जुड़ने का इनका विचार था। इनका पूरा परिवार अच्छा था। कोहकामेटा आश्रम से जब लड़की गई तो निश्चित रूप से उसका कोई ब्रेन वॉश किया गया, नहीं तो वो लड़की भी अच्छी रहती और नक्सली नहीं बनती शुरू से। और पहले भी मैं कई बार कह चुका हूं कि नक्सल विचारधारा में जोड़ने के लिए जो नक्सली पूर्व के हैं, जो जो इनको जोड़ते थे, यदि उस विचारधारा को तोड़ा जाएगा तो हमारे बस्तर का कोई भी आदिवासी या कोई भी अन्य आदमी उसमें नहीं जुड़ेगा। आप शुरू से देखिए, अभी जो भी वर्तमान में एनकाउंटर हो रहे हैं, पहले जब एनकाउंटर होते थे उसमें अक्सर आपको दक्षिण भारत के लोग ज्यादा पाए जाते थे, या उड़ीसा के पाए जाते थे, या अन्य प्रांतों के पाए जाते थे। बस्तर के आदिवासी उसमें कम थे। अब वर्तमान में जब से ये मैं देख रहा हूँ एनकाउंटर हो रहे हैं, यदि 28 नक्सली मारे गए, 29 नक्सली मारे गए हैं, तो उसमें से कम बस्तर के 25, 26, 27 ऐसे लोग आ रहे हैं। और जो दक्षिण भारत के जिन लोगों ने इनको मोटिवेट किया है, जिन विचारधारा से जोड़ा है, उनकी उपस्थिति इसमें शून्य। तो इस बात को हमको ध्यान देना पड़ेगा कि जो विचारधारा को जो बिगाड़ने में लोग लगे हुए, वही इस बात का परिणाम सामने ला रहे हैं। आज जब इनने ये बात बोली कि हम अपना शव लेके नहीं जाएंगे, और इनको इस बात से बड़ी अंदर से जो एक कोफ्त है इनको इस बात की कि हमारी बहन जो हमारे जैसे ये टीचर बने, तो क्या वो बहन भी टीचर नहीं बन सकती? जब कोहकामेटा आश्रम गई तो निश्चित रूप से पढ़ के अच्छी जगह जाती। और ऐसे बहुत सारे मैं उदाहरण जानता हूँ कि बहुत सारे आश्रम से बच्चे पढ़ के अच्छी अच्छी जगहों पर और अच्छे अच्छे स्तरों पर, सरकारी नौकरी पे, गैर सरकारी सभी जगह पर। लेकिन ये लड़की कोहकामेटा आश्रम से जो हटी या भागी, नक्सलियों के पास पहुंच गई, तो उसके पीछे क्या रीजन, वो क्या तथ्य है, वो क्या कारण, वो हमको खोजने पड़ेगा। उसी का चिंतन मंथन होना जरूरी है आज की स्थिति में। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। गिरीश कांत पांडे जी, हमने पिछले दिनों भी बात की, अब मामले में अपडेट है, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, क्या होता अगर सिस्टम की लापरवाही या किसी वजह से मीना नेताम के परिवार में कहीं मुश्किल आ जाती, उसके गांव में कहीं मुश्किल आ जाती, या परिवार सिस्टम से खुश नहीं होता, तब तो मीना नेताम के भाई हैं या परिवार वाले हैं जो आज शॉ लेने से इनकार कर रहे हैं, उनके स्टेटमेंट अलग होते या अंदर में कुछ चीज़ें अलग होती। तो ये बेसिक हम समझना चाहते हैं कि हम कहां पर मजबूत हैं, कहां पर खामियां हैं, और अगर परिस्थिति बेहतर न हो या जिन इलाकों में विकास की बातें कही जाती हैं, अगर वो चीज़ें बेहतर न हो तो कितनी मुश्किल आ सकती है? मैं इस पे थोड़ा अनुसंधान विषयक बात रखना चाहता हूँ। हम लोगों ने करीबन 12 साल पहले एक रिसर्च किया था दक्षिण बस्तर के 2-3 जिलों में, और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में सरेंडर नक्सलियों से सिर्फ 2 बात पूछ रहे थे कि नक्सली क्यों बनते हैं और नक्सली पंथ छोड़ते क्यों हैं। हम लोगों ने पाया है कि ऐसे ऐसे नक्सली जो 10-10, 12-12 साल वामपंथी मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे थे, वर्दीधारी थे, किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो विचारधारा के कारण से नक्सली बने।
ज्यादातर नक्सली बनने के बहुत छोटे छोटे से कारण हैं। सबसे बड़ा जो कारण हमको मिला जो था, वो नक्सलियों के वर्दी और गन का आकर्षण था। तो ज्यादातर कम उम्र के युवक युवतियां जो है, नक्सलियों के गन और वर्दी के आकर्षण के कारण नक्सली बन जाते हैं। कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होता। ये ईरक भट्टी आश्रम से जाने वाली पहली बच्ची ऐसा नहीं है। वहाँ आश्रम जो है, चाहे वो कुतुल में हो, आका बेड़ा में हो, सभी जगहों से कुछ कुछ लोग पहले भी गए हैं। और ये जो ऐसे परिवारों से भी मिला हूं, जो परिवार के सदस्य के नक्सल पंथ में जाने के कारण से वो बहुत परेशान और दुखी भी रहे हैं। ऐसा मैं कई बड़े परिवार से भी मिला हूं जो दुखी है और उनको सदा के लिए कट ऑफ किए हैं। नक्सलियों का जो काम होता है, एक बार किसी को अपने यहाँ जब भर्ती कर लेते हैं तो उनको उनके घर परिवार से, उनके समाज से, रिश्ते नातों से कट ऑफ कर देते हैं और ऐसा ब्रेन वॉश करके रखते हैं कि आपका जीवन जो है संगठन के लिए है, आपको जीना मरना संगठन के लिए, परिवार आपके लिए तुच्छ है। आप ये मान के चलिए संगठन ही आपका परिवार है। तो आप देखिए, जो मीना जो उसके अंदर नक्सल पद में जाने के बाद अपने परिवार का सुध उसने भी नहीं ली। ये परिवार के उसके भाई लोग जो सूद नहीं लिए वो अलग चीज है, वो भी सूद नहीं ली। तो ये एक फैक्टर है, नक्सली खुद परिवार से कट ऑफ कर देते हैं। अच्छा, जिनके परिवार के लोग सदस्य कोई नक्सल पंथ में चले जाते हैं, उनके परिवार हमेशा गांव वाले, समाज वाले और पुलिस की निगाह में शक के दायरे में रहते हैं। तो वो भी एक परेशानी होता है। उस परेशानी से बचने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग गांव छोड़ करके आ भी जाते हैं, दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो जाते हैं, ताकि उस जो याद को मिटाया जा सके। तो ये एक यूनिक उदाहरण है दोनों तरफ में, कि कैसे अगर कोई परिवार का सदस्य वामपंथ के मूवमेंट में चला जाए तो उनके परिवार के सदस्य को परेशानी झेलना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये एक आपने बेहतर तस्वीर बताई है वाकई। और समझते हैं जरा, हमारे साथ एलन राव साहब रिटायर्ड डीसीपी हैं। सर, आपने काफ़ी वक्त गुजारा है महकमे में और गिरीश कांत पांडे जी ने जो बातें कही हैं, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या ये वाकई अट्रैक्शन है हथियारों का, वर्दी का, उनके उस सिस्टम में इन्वॉल्व होने का, या ये विचारधारा और बदले की लड़ाई जैसा है? देखिए, ये जो इन्होंने बताया है कि अट्रैक्शन का वजह है वर्दी का, ये वन ऑफ द रीजंस हैं। इसमें कई बहुत से रीजंस हैं। ये जो नक्सली हैं, ये टैप करते हैं उन लोगों को जो बेरोजगार हैं, जो पैसे की उनको जरूरत है, या उनको मोटिवेट करते हैं किसी तरीके से अपने संगठन में मिलाने के लिए, और वो अपने संगठन की अच्छी बातें बताते हैं और उनके साथ जो किए हुए जो काम है उनको दिखाते हैं, और वो बताते हैं कि हम पब्लिक के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और वो जब ये बताते हैं कि हम पब्लिक के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो वो उनको कुछ कहीं ना कहीं उनको बात ये समझ में आती है। मैं जब पहले स्पेशल सेल में थे, हमने नक्सल्स पे बहुत काम किया था, और उसके बाद नक्सल्स को अपने मेन धारा में लाने के लिए हमारी भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्कीम भी निकाली थी कि उनको अगर कोई वॉलंटरी आके नक्सल्स को छोड़ के करेंगे तो उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, उनको कुछ ऐसा भी किया गया था, उनको रिम्यूनरेशन देने की बात की गई थी, और वो सरेंडर भी कई लोगों ने फिर सरेंडर किया विद वेपन्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वर्दी के वजह से करते हैं, बहुत से अदर रीजंस हैं, गरीबी के कारण हैं, और लोगों को जब बेरोजगारी नजर आती है तो उनको लगता है कहीं ना कहीं हम उसको कुछ पैसा कमाने के उसमें उद्देश्य से, या ऐसे हम करते हैं। तो नक्सली जो काम करते हैं उनसे कुछ उनको अगर कोई प्रॉफिट होता है, जैसे किसी से वसूली करते हैं, उसमें से वो उनको पैसा देते हैं। यानी कि बेरोजगारी मेन मैं समझता हूँ उनका, उस एरिया में गरीबी है वो मेन मुद्दा है, और उनको फिर हाईली मोटिवेट करते हैं, उनको अलग अलग तरीके से तस्वीर दिखाते हैं, वीडियो ऑडियो सुनाते हैं, और उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। और ब्रेन वॉश करने के बाद में वो लोग ये समझते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक है, और वो जो फिर सरकार के खिलाफ करते हैं, सरकार की नीतियों को वो बताते हैं कि ये ठीक नहीं है। उनके जो आपके जो उस एरिया के जो लोग हैं उनके खिलाफ जो भड़काने की बात करते हैं नक्सली, वो सारी करते हैं। और आदिवासियों के बारे में वो जिस प्रकार से बातें फैलाते हैं, उससे करके जो ब्रेन वॉश होता है यूथ का, जो ज्यादातर इसमें यूथ होता है,
20 25 30 साल की उम्र तक के जो यूथ होते हैं। और उसके अलावा फिर उसमें जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं उनको ये भी एक लालच है कि हो जाता है कि चलो वर्दी मिलेगी, हमें हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिलेगी और हथियार भी मिलेंगे, तो वो भी एक आकर्षण का कारण बनता है। लेकिन ये सब चीजें एक ही वजह नहीं है, कई चीजें मिलाकर ये होते हैं और इसी प्रकार से नक्सली पनपते हैं। सरकार ने बहुत अच्छे से स्कीम्स निकाली हुई है और मैं समझता हूँ उसको कंट्रोल करने के लिए काफी काम हो रहा है इसमें। और हमारे जो संगठन है, हमारे सीआरपीएफ है जो लगे हुए हैं इसमें, जी। और वो बहुत अपने आप को शहीद भी कर रहे हैं, बहुत लोग इसमें शहीद भी हुए हैं हमारे आदमी। और वो इस प्रकार से करते करते मैं समझता हूँ इसको, इस समस्या को कंट्रोल करने में बिल्कुल कामयाब बिल्कुल, होंगी और सरकार की नीतियां। 2026 तक की डेडलाइन भी दी गई है। मनीष गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबा तजुर्बा है सर आपका। बेसिक के तौर पर आप क्या देखते हैं, कहां पर खामियां हैं, कहां पर बेहतर है माहौल, और क्या मूलभूत सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी ये एक बड़ा फैक्टर है? अगर यहां पर सरकार ध्यान दे तो एक्शन के साथ साथ ये डेवलपमेंट कितने कारगर साबित हो सकते हैं? नहीं, निश्चित रूप से जिस प्रकार की अभी जो व्यवस्थाएं हैं या नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, इसमें अगर हम नक्सलियों के मूल की अगर हम बात करें कि नक्सलवाद क्यों पनप रहा है, तो उसमें मूलतः 2 या 3 चीजें सामने आती हैं। एक तो उन इलाकों में गवर्नेंस नहीं है, दूसरा उन इलाकों में डेवलपमेंट नहीं है, तीसरा जो नक्सली इलाके हैं वो कहीं ना कहीं शोषण का शिकार रहे हैं। दरअसल आज भी छत्तीसगढ़ के कई इलाके, खासकर बस्तर के अंदरूनी इलाकों में वो काफी पिछड़े हुए हैं। यहाँ पर लोगों को अब तक ये नहीं मालूम कि हमारे देश में व्यवस्थाएं क्या हैं, हमको किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। वहां तक ना तो मूलभूत सुविधाएं हैं, ना सड़कें हैं, ना बिजली है। रही बात कि नक्सलवाद की, कि भाई नक्सल बनते कैसे हैं, मैं पांडे जी की बात से काफी हद तक सहमत हूं। देखिए, दरअसल जो अभी शिक्षा का प्रसार हुआ है अंदरूनी इलाकों में, उसको देख करके जो अल्प शिक्षित बच्चे हैं, ये कहीं ना कहीं 5वीं फेल या 8वीं पास होकर के उनके लिए आगे का कोई जब रास्ता नहीं दिखता है, और जब ये नक्सली गांव में आते हैं, इनका कमांडर और इनकी जो टीम आती है, तो उसको लाल सलाम करके जो सैल्यूट मिलता है और जो वर्दी और जो बंदूक का रुतबा वो दिखाते हैं वो लोग, उससे बच्चे बहुत हद तक प्रभावित होते हैं। आज हम अगर बस्तर के अंदरूनी इलाकों में देखेंगे तो बहुत सारे बाल संगम हैं। नक्सली पहले इनको धीरे धीरे बाल संगम के रूप में उपयोग करते हैं, इनका सूचनाओं के आदान प्रदान में इनका उपयोग करते हैं। उसके बाद जब वो मिडिल के ऊपर के जो बच्चे हैं, उनको वो स्टूडेंट रेडिकल्स नामक जो एक संस्था है इनकी, ये आमतौर पर दक्षिण जो भारत है उसमें उस्मानिया विश्वविद्यालय में काफी हद तक उसके समर्थक हैं, और उनको लाकर के इनसे इंटरेक्ट कराया जाता है। और कहीं ना कहीं विचारधारा की जो बात है, विचारधारा की जो खुराक है, उन बच्चों में भरा जाता है। दरअसल अगर आप देखेंगे तो नक्सल प्रभावित इलाकों में, खासकर आदिवासी और फॉरेस्ट के इलाके में, जो खनिज और वन संपदा है उसके अकूत भंडार हैं, लेकिन वहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वहां विरोधाभासी जो विकास की जो हमारी पद्धति है, उसकी वजह से लोग शोषण का शिकार होते हैं। तो इनको लगता है कि ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो पूंजीवादी व्यवस्था है, ये कोई ना कोई सेठ और साहूकार आकर के इस खदान को ले लेगा और उनका शोषण करेगा, यहाँ की वन और खनिज संपदा को ये लूट करके ले जाएगा। इस प्रकार का जहर जब इन युवाओं में भरा जाता है तो कहीं ना कहीं वो विचारधारा से उनके साथ जुड़ते हैं। अभी रही बात ये मीना की, तो ये अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। आमतौर पर अगर हम देखें तो बस्तर में ओवरऑल अगर हम अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं, जान रहे हैं, लगभग 5,000 से 6,000 नक्सली लड़ाके हैं जो बस्तर और ट्राइबल इलाके के हैं। ये लोग लगातार जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी गांव से उन लड़कियों को लाया जाता है, या उन बच्चों को स्कूल से लाया जाता है, या जो बच्चे अल्प शिक्षित ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनका उपयोग करके नक्सली अपने साथ संगठन में लेते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम उदाहरण आए हैं कि जब किसी परिवार ने, किसी परिवार के पेरेंट्स ने शव लेने से इनकार किया हो। मुझे लगता है ये बड़ी घटना है, और ये बताता है कि कहीं ना कहीं ग्रामीणों में जागरूकता फैल रही है, और नक्सलवाद को लेकर के जो पहले उनमें विचारधारा थी
वो अब धीरे धीरे वो मिथक टूट रहा है और कहीं ना कहीं गांव से, परिवार से अब इस बात का विरोध होना शुरू हो गया है कि अगर इस प्रकार के लोग उनकी विचारधारा से अलग हट करके दूसरी विचारधारा में जाएंगे तो परिवार और समाज उनको स्वीकार नहीं करेगा। मुझे लगता है ये एक टर्निंग निश्चित तौर पॉइंट पर है ये एक टर्निंग पॉइंट है, और एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि पिछले दिनों सरकार ने जो योजनाएं शुरू की हैं या जिस तरीके से एक्शन लिए जा रहे हैं, इस वजह से इस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमारे सहयोगी पंकज भदौरिया हमारे साथ हैं दंतेवाड़ा से जुड़े हुए। ग्राउंड जीरो पर पंकज, क्या माहौल है, क्या स्थिति है एक्शन को लेकर, सरकारी योजनाओं को लेकर, इस हालिया घटना को लेकर? जब आप ग्राउंड जीरो पर जाते हैं तो वहां पर लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं, या क्या कुछ चीजें आप महसूस कर पाते हैं? देखिए, दरअसल जो ग्राउंड जीरो की तस्वीर है वो तस्वीर इस समय ये बता रही है कि बदलाव आ रहा है, क्योंकि माड़ जैसे इलाके में इतना जो इस तरीके का जो बड़ा इनकाउंटर पुलिस के जवानों ने डीआरजी के सहायता से किया, इससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सफलता पुलिस को मिली है, जिससे पुलिस जवानों का मनोबल भी बुस्ट है। आज ही देखिए कि सबसे बड़ी एक तस्वीर ये भी निकल के आई है कि एक नक्सली जो 8 लाख की इनामी नक्सली मीना है, उनके परिजनों ने 100 लेने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि मीना समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ी हुई है। और ये अपने आप में बताने के लिए एक बहुत बड़ा और पर्याप्त संदेश है, मुझे लगता है कि मतलब जो नक्सली हैं उनकी विचारधारा लाल लड़ाकों की विचारधारा है, जो कि एक समाज की सामान्य विचारधारा नहीं रहती, इसलिए उसके 100 को नहीं ले जा रहे हैं। जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार यहाँ किया गया। मीना 8 लाख की इनामी नक्सली थी। 6 नंबर की जो उनकी पूरी प्लाटून थी उसको पुलिस के जवानों ने, हमारे डीआरजी के जवानों ने साफ कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब जो नक्सलियों का जो पावर है वो बहुत तेजी से टूटा है, और टूटेगा भी और कम भी होगा, क्योंकि इनकी पीएलजीए कंपनी से लड़ने के लिए कम से कम बहुत प्रशस्त जवानों को और बहुत ताकत से मुकाबला करना पड़ता है, क्योंकि नक्सलियों की भी जो पीएलजीए बटालियन होती है वो बहुत ज्यादा लड़ाकी होती है और बहुत ज्यादा दक्ष होती है लड़ाई में भी। लेकिन जिस तरीके से जवानों ने पहाड़ उतर के उन्हें नुकसान पहुंचाया और जवानों की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं ये आप सोचने वाली बात है कि जवानों ने जो रणनीति बनाई थी वो एकदम सफल और कारगर रणनीति थी। और जिस तरीके से बार बार इस बात का दावा किया जा रहा है कि आने वाले 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा बदतर से होगा, तो अगर इस रिदम को अगर पकड़ के अगर बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे नक्सलियों का सफाया बहुत जल्द है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मनीष गुप्ता जी ने एक बात कही थी, उपाध्याय जी, रविंद्र उपाध्याय जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जो बच्चे या जो न्यू मेंबर्स शामिल हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी मिसिंग कंप्लेंट भी आती होगी पुलिस के पास, या परिवार के लोग तलाशते भी होंगे। अगर उस बेसिक लेवल पर प्रशासन एक्टिव हो तो इसे कितने हद तक रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा था और मनीष गुप्ता जी ने बड़ी सारगर्भित बात बताई, गिरीश कांत जी ने बहुत अच्छी सारगर्भित बात बताई, और आप साहब ने भी अपने विचार रखे। ये सब थोड़े थोड़े टुकड़े जोड़े जाए, जैसे उन्होंने बोला कि भय और आकर्षण, गिरीश कांत जी ने बोला कि भय और आकर्षण कारण जोड़ते हैं, और आप साहब ने बोला कि जो शोषण होता था उसके कारण जोड़ते हैं। मनीष गुप्ता जी ने अपनी अलग बात रखी। इस तरह सभी लोगों ने जो अपनी अपनी बातें रखी हैं वो सब मिलकर एक समग्र रूप से यदि आप देखेंगे तो जो पहले से भी मैंने बोल रहा हूं कि देखिए, बंदूक से आप या बंदूक की लड़ाई से आप नक्सलवाद को खत्म नहीं कर सकते। मैं भले जरूर पुलिस का अधिकारी हूं, लेकिन यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी होता है, और विकास, किसी चीज के विकास के लिए, और ये मतिभ्रम जो है, नक्सलवाद का जो मतिभ्रम गांव के अंदर फैलाया गया है, जो मनोवैज्ञानिक रूप से उनके ऊपर ये बात बताई गई है कि हमको सरकार के विरुद्ध लड़ना है, सरकार हमारे पक्ष में नहीं रहती, सरकार हमारा विकास नहीं करती। तो ये सब जो मनोवैज्ञानिक चीजें हैं बहुत सारी, जो जिससे विकास जुड़ता भी है। तो मनोवैज्ञानिक रूप से यदि जैसे अगर वो नक्सलवाद, जो नक्सली लोग हैं या पीएलजी के जैसे मेंबर बताया कि वो लोग उनको मतिभ्रम करके और वो मोटिवेट करके एक गलत दिशा में ले जा रहे हैं, तो हम लोग उसको सकारात्मक दिशा में क्यों नहीं ले जा सकते? तो सकारात्मक दिशा में देखिए ले जाने के लिए पुलिस तो ये काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि पुलिस के पास इतना समय भी नहीं है और इतना वक्त नहीं। लेकिन जो अन्य संस्थान है, अन्य लोग हैं, ये अन्य लोग जो है इसमें बहुत, इस दिशा में बहुत सारा काम कर सकते हैं। पर्टिकुलरली जैसे पम्पलेट्स हैं, पोस्टर्स हैं, बुक्स हैं, और भी बहुत सारे आजकल संचार की तरह साधन हो गए कि इन संचार साधनों से आप उन लोगों को जो मतिभ्रम है, जो इनके ऊपर एक जो माया जाल फैलाया गया है कि भाई जो आप सरकार के विरुद्ध रहिए, आपका शोषण करते हैं, आपका विकास नहीं होता, इस तरह बहुत सारी जो बातें हैं,
तो अगर इस उम्र के जो बच्चे हैं, जो वो लोग मोटिवेट करके ले जा रहे हैं, उनको हम भी अपनी तरफ मोटिवेट करके हम सकारात्मक दिशा में उनको ला सकते हैं और हम समाज की मुख्य धारा से उनको जोड़ सकते हैं। जी। तो इसके लिए निश्चित रूप से पहल होना चाहिए, लेकिन जो पहल इसमें मुझे कमजोरी दिखती है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे गाँव का भ्रमण किया है। मैंने उत्तर बस्तर और दक्षिण बस्तर दोनों जगहों पे कई गाँव में अंदर अंदर तक गया हूँ। बहुत सारे लोगों से मैं मिलता था, जैसे गिरीश कांत जी ने बताया कि इन्हें सर्वे किया है। मैं तो व्यक्तिगत रूप लोगों से, नक्सलियों के परिवारों से, जो घायल होते थे उनके परिवारों से, जो जी। शोषित थे उनके परिवारों से, तो सबसे पहले बात जो पैदा आती थी वो आती थी भय। आधा जोड़ने का कारण जो है बिल्कुल नहीं, ये एक है, बड़ा फैक्टर है, ये है। एक बड़ा फैक्टर है। सर वक्त कम है, उपाध्याय जी आप आते हैं थोड़ी देर में। गिरीश पांडे जी, एक बड़ा सवाल ये है कि ग्रामीणों का सपोर्ट मौजूदा वक्त में कितना है, और जो सपोर्ट चेन की हम बात करते हैं वो आर्थिक हो या हथियारों को लेकर हो, वो कैसी है, कितनी स्ट्रांग है? मैं उपाध्याय जी के बात को वैज्ञानिक दृष्टि से मैं एक बोलना चाहता हूँ। जी फिर अब प्लीज बताता प्लीज हूँ सर, शॉर्ट में थोड़ा वक्त कमी है सर। जी ये लड़ाई को हम लोग मनोवैज्ञानिक युद्ध बोलते हैं। तो नक्सली लोग आम जनता के ब्रेन वॉश करने के लिए नाच गाना करते हैं, जिसे रेला नाच बोला जाता है। चेतना नाट्य मंडली उनका जो करता है वो बहुत इफेक्टिव है आम जनता को अपने पक्ष में करने के लिए। एक आपने जो बात की, आम जनता का सपोर्ट अभी कितना है नक्सली प्रभावित एरिया में, यदि हम लोग पाते हैं कि 10% लोग प्रो नक्सली होते हैं, 10% लोग प्रो गवर्नमेंट होते हैं और 80% लोग चुप होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो सिक्योरिटी फोर्स है उसका टारगेट प्रो नक्सली ग्रुप पर होना चाहिए, और हमारे गवर्नमेंट का जो संगठन है वो प्रो गवर्नमेंट पर होना चाहिए, और 80% को भी टारगेट करना चाहिए विकास बिल्कुल। के और माध्यम बेहतर कोशिश अगर की जाए तो वो जो जगह है। 80% लोग खामोश हैं वे भी जब बोलेंगे तो उसे इसका अपने पक्ष असर में पड़ेगा। लाना और फिलहाल जो तस्वीर नजर आ रही है ये उम्मीद से बेहतर नजर आती है। बहरहाल चर्चा इस पर लंबी हो सकती है और कई मामले हैं जिस पर होना भी चाहिए, लेकिन अभी तक की जो तस्वीरें हैं वो बेहतर हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार की योजनाएं, सरकार के एक्शन से ज्यादा हम इस मामले में कामयाबी जल्द से जल्द हासिल कर सकते हैं। जो डेडलाइन है 2026 तक, उससे पहले हमें कामयाबी मिले, यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रविंद्र उपाध्याय जी, गिरीश कांत पांडे जी आपका भी, एलन राव साहब आपका, पंकज भदौरिया आपका भी, और मनीष गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस खास चर्चा में शामिल हुए। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। 8वीं पास भी नहीं की थी और वो नक्सली संगठन में शामिल होकर चली गई। नक्सली तो घर परिवार से भी नहीं जुड़ता है, न समाज से नहीं जुड़ता है, न शासन की स्तर से देखा जाए तो उधर भी नहीं मेल नहीं खाता, ना जुड़ता भी नहीं है। हमेशा बिछुड़ गए, एक तो नहीं के सामान ही बिछुड़ गई। यही छोड़ के हम लोग उसका कोई याद भी नहीं किया उसके, तो हम तो चेहरा ही भूल गए थे। गांव क्यों छोड़ दिया आपको? अच्छा नहीं लगा, बहन चले गई तो।